नमस्कार दोस्तों, मैं उदय VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में जीएस से टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी, कि तंग और मैली थी, कि फिसलन वाली थी, कि तंग और टेढ़ी थी? तो देखिए, पहले का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। देखिए, सिंधु घाट के शहरों की गलियां जो थी वह चौड़ी और सीधी थी। देखिए, जो सड़कें थी सिंधु घाट की सभ्यता में, जो सड़कें थी वह पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर सटी हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो इतना आप सिंधु घाट के शहरों के बारे में और सड़कों के बारे में याद रखिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा है, इसे देखिए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? बताइए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो देखिए, दूसरे का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर जो हैं रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम सब जितना प्रश्न कवर कर रहे हैं यह एसएससी के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यानी देखिए, कोई प्रश्न एसएससी एमटीएस में, सीजीएल सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर एमटीएस, यानी यह सभी प्रीवियस ईयर के परीक्षाओं में यह सभी पूछा गया प्रश्न है। इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है, इसे बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तमिल है, कि खरोष्ठी है, अज्ञात है, कि ब्राह्मी है? देखिए, इसका जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वह अज्ञात है। तो चलिए जानते हैं सिंधु घाट की सभ्यता की लिपि के बारे में। देखिए, सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो सेलखड़ी की आयताकार मुहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए देखिए इसे अज्ञात लिपि भी कहा जाता है। इसलिए सिंधु घाट की सभ्यता की जो लिपि थी वह अज्ञात लिपि थी। तो इतना आप सिंधु घाट सभ्यता की लिपि के बारे में याद रखिए। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, इसे बताइए, बिना दुर्ग की एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बताइए, बिना दुर्ग की एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? कालीबंगन था, कि हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, कि चन्हुदड़ो था? तो देखिए, 4 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए, चन्हुदड़ो जो था वह बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर था। इसे आप याद रखिएगा। देखिए, यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में प्रसाधन सामग्री मिली है। यह एक औद्योगिक नगर था। तो आप चन्हुदड़ो के बारे में इतना याद रखिएगा। और देखिए, एक प्रश्न काफ़ी बार पूछ लेता है कि देखिए, मृतकों का टीला जो होता है वह मोहनजोदड़ो से ही संबंध है। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 है, इसे बताइए, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? बताइए, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार है, कि धान्यागार है, स्तंभ हाल है, कि धान्यागार है? तो देखिए, 5 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा जो भवन है वह धान्यागार है। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। देखिए, मोहनजोदड़ो का धान्यागार 45.71 मीटर लंबा तथा 15.23 मीटर चौड़ा था। इसे भी याद रखिए, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 7.01 मीटर था। तो देखिए, यह विशाल स्नानागार था। लेकिन यहाँ पर देखिए, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो है वह धान्यागार है। तो इसको याद रखिएगा। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, इससे बताइए, विशाल स्नानागार देखिए यानी ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? बताइए, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? हड़प्पा में मिला था, कि लोथल में मिला था, कि चन्हुदड़ो में मिला था, कि मोहनजोदड़ो में मिला था? तो देखिए, 6 का जो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा इसका यहाँ पर डी सही होगा। देखिए, विशाल स्नानागार जो मिला था वह मोहनजोदड़ो में मिला था। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, मोहनजोदड़ो यानी विशाल स्नानागार जो मिला था वह
मोहनजोदड़ो में मिला था, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, इसे बताइए सिंधु घाट के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? बताइए, यह एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए, सिंधु घाटी में देखिए यह भी पूछ लेता है, एक मूर्ति मिली थी, वह मूर्ति क्या थी? नटराज की थी कि नृत्य करते हुए बालिका की थी कि बुद्ध का था कि नरसिम्हा का था? तो देखिए यहाँ पर 7 का जो होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा। देखिए वह जो मूर्ति मिला था सिंधु घाटी के लोगों की, जो एक महत्वपूर्ण रचना जो थी वह नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी। और देखिए यह भी पूछ लेता है, यह मूर्ति किसका बना था? देखिए यह ब्रांज यानी यह मूर्ति कांसे का बना हुआ था, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है, इसे बताइए देवी माता की पूजा संबंधित थी। बताइए देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? आर्य सभ्यता के साथ कि भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ कि सिंधु घाटी सभ्यता के साथ कि उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ? देखिए देवी माता की पूजा जो संबंधित थी वह सिंधु घाटी सभ्यता के साथ थी। तो देखिए इसका 8 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देवी माता की पूजा जो संबंधित थी वह सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, इसे बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का नगर कौन सा है? बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का नगर कौन सा है? देखिए यह जो नगर यहाँ पर पूछा है बंदरगाह वाला पत्तन नगर पूछा है, कालीबंगा है कि लोथल है कि रोपड़ है कि मोहनजोदड़ो है? तो देखिए 9 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर यानी बंदरगाह है वह लोथल है, तो यहाँ पर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसे याद रखिएगा। और दोस्तों आप यह भी जान लीजिए लोथल जो है यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है, इसे भी आप याद रखिएगा। और कालीबंगा जो है यह देखिए यह राजस्थान राज्य में है। और देखिए कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 है, इसे बताइए प्रश्न नंबर 10 लोथल नामक स्थान पर निम्न तक सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट है? बताइए लोथल नामक स्थान पर निम्न तक सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट है? सिंधु घाटी का कि मेसोपोटामिया का कि मिस्र का कि फारसी? देखिए 10 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी माल घाट था, तो यहाँ पर 10 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। यही दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 है, इसे बताइए प्रश्न नंबर 11 इसे बताइए सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। बताइए सिंधु अर्थव्यवस्था की क्या ताकत थी? कृषि थी कि व्यापार थी कि चौक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन की बढ़ईगिरी? तो देखिए इसका जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए सिंधु अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी वह कृषि थी, इसे आप याद रखिएगा। देखिए दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक आधार कृषि एवं पशुपालन था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास उगाया था, इसको आप याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही कपास सबसे पहले उगाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 है, इसे बताइए सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? बताइए भैंस की, भेड़ की, गाय की, सूअर? तो देखिए 12 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो यहाँ पर देखिए गाय जो थी यह टेराकोटा में जो है गाय पालतू जानवर विद्यमान नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता में, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, इसे बताइए वैदिक कार्यों का प्रमुख भोजन था। बताइए वैदिक कार्यों का प्रमुख भोजन क्या था? जौ और चावल था कि दूध और इसके उत्पाद था कि चावल और दालें था कि सब्जियां और फल था? तो देखिए 13 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वैदिक कार्यों का जो प्रमुख भोजन था वह दूध और इसके उत्पाद था, तो 13 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 है, इसे बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? बताइए जौ था कि जई था कि राई था कि गेहूं था? तो देखिए 14 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जौ जो था यह मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला था, इसे आप याद रखिएगा। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ का प्रयोग करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 है, इसे बताइए वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? बताइए चांदी का कि सोना का कि लोहा का कि तांबा का
देखिए 15 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वैदिक लोगों द्वारा जो है तांबे धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, तो 15 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में आयस नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे, इसे भी आप जान लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16, इसे बताइए वेद शब्द का अर्थ है। बताइए वेद शब्द का क्या अर्थ होता है। ज्ञान है कि बुद्धिमत्ता की कुशलता की शक्ति। तो देखिए वेद शब्द का जो सही अर्थ होता है वह ज्ञान होता है, तो 16 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। यदि दोस्तों आपने अभी तक यह वीडियो अपने मित्रों के पास शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 है, इसे बताइए आर्य पुरों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि। बताइए आर्य जो थे आर्य पुरों के साथ अपने संघर्षों में कैसे सफल रहे। उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, कि वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, कि वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, कि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो देखिए 17 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया, तो 17 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए आर्य पुरों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, इसका प्रमुख कारण उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 है, इसे बताइए आर्य समाज में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। बताइए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास होगा, कि गृहस्थ ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ की संन्यास होगा। ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास गृहस्थ होगा, कि गृहस्थ संन्यास वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य होगा। तो देखिए 18 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसका ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास होगा यहाँ पर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए दोस्तों ये प्रश्न SSC DEO यानी SSC डाटा एंट्री ऑपरेटर 2009 में पूछा गया प्रश्न है। और देखिए जितना प्रश्न हम सब कवर कर रहे हैं यह SSC के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19, इसे बताइए आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। बताइए आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी। शिक्षा पर आधारित थी, कि जन्म पर आधारित थी, व्यवसाय पर आधारित थी, कि प्रतिभा पर आधारित थी। तो देखिए 19 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था आधारित थी वह व्यवसाय पर आधारित थी, तो 19 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि दोस्तों आप इस वीडियो का PDF फाइल भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका PDF जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20, इसे बताइए ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी थे, इस तथ्य से पुष्ट होता है कि। बताइए ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी थे, इस तथ्य से क्या पुष्ट होता है। ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ की अधिकांश, यहाँ पर देखिए युद्ध रहेगा बीच में, कि अधिकांश युद्ध गायों के लड़े गए थे, कि पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार गाय होती थी, न कि जमीन की उपयुक्त सभी। तो देखिए 20 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसका उपयुक्त सभी होगा, यानी ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी थे, इसका तथ्य जो है यह सभी पुष्ट होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 है, इसे बताइए आर्यों को एक जाति कहने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था। बताइए आर्यों को एक जाति कहने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था। सर विलियम जोन्स, की H.H. विल्सन, की मैक्स मूलर, की जनरल कनिंघम। तो देखिए मैक्स मूलर ने जो है आर्यों को एक जाति सबसे पहले कहने वाला यूरोपियन है, तो इसको आप याद रखिए। तो देखिए मैक्स मूलर महोदय आर्यों का आदि देश मध्य एशिया रोड्स बैक्टीरिया को मानते हैं। मूलर के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई, इसे भी आप याद रखिए। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 है, इसे बताइए आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है। बताइए आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है। उत्तर प्रदेश में है, बंगाल में है, कि सप्त सिंधु में है, दिल्ली में है। तो देखिए आर्यन जनजातियों की जो प्राचीनतम बस्ती है वह सप्त सिंधु में है। यहाँ पर 22 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसे आप याद रखिएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 है। इसे बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? बताइए, समिति होती थी कि सभा होती थी कि गढ़ होती थी कि विधाता होता था? तो देखिए 23 का यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए जो समिति जनजातीय सभा जो है सामान्य रूप से जनजातीय सरदार यानी मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी, तो 23 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसे बताइए, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बताइए, बलि कहा जाता था, विदथ कहा जाता था कि वर्मन कहा जाता था कि कर कहा जाता था? तो देखिए वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे बलि कहा जाता था। तो देखिए 24 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसे याद रखिएगा। देखिए बलि कहा जाता था, बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदूध या भागदूग कहलाता था, इसे भी जान लीजिए। बलि यानी यहाँ पर देखिए कर को वसूल करने वाला अधिकारी को भागदूध या भागदूग कहा जाता था, जबकि संग्रहिता कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे। देखिए यह भी प्रश्न बन सकता है कि वैदिक युग में संग्रहिता देखिए किसका कार्य संभालते थे? देखिए वो कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, प्रश्न नंबर 25 है। इसे बताइए, देखिए दोस्तों यह जो है यह प्रश्न एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं ग्रेड डी में पूछा गया प्रश्न है 2012 में। इसे बताइए, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? बताइए, यजुर्वेद से लिया गया है, अथर्ववेद से लिया गया है कि ऋग्वेद से लिया गया है कि सामवेद से लिया गया है? तो देखिए 25 का जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। देखिए प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो लिया गया है वह ऋग्वेद से लिया गया, इसे याद रखिएगा। देखिए प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया, इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इस तरह भी पूछ सकता है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है? तो देखिए ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है। यह जो है सूर्यदेव को समर्पित है। देखिए यह मंत्र जो है सूर्यदेव को समर्पित है, इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह भी प्रश्न पूछ सकता है कि यह मंत्र किसको समर्पित है। तो देखिए गायत्री मंत्र जो है यह सूर्यदेव को समर्पित है। अगला प्रश्न बताइए, प्रश्न नंबर 26। इसे बताइए, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है? बताइए, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है, मत्स्य पुराण से लिया गया है, भगवद गीता से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है? यहाँ पर देखिए 26 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते जो लिया गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब देखिए इसका जो अर्थ होता है सत्य का ही विजय होती है, इसे आप याद रखिएगा। इसका जो अर्थ होता है सत्य की विजय होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। इसे बताइए, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? बताइए, घोषा की अपाला की मैत्रेयी की गार्गी को? तो देखिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गार्गी को। यानी देखिए अजय याज्ञवल्क्य को जो चुनौती दी थी गार्गी ने दी थी। तो देखिए 27 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। इसे बताइए, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था? बताइए, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? कुशीनगर में था कि सारनाथ में था कि बोधगया में था, लुम्बिनी में था? यहाँ पर देखिए 28 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान था वह लुम्बिनी में था। तो 28 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। यह भी जान लीजिए, गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी देखिए लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और देखिए यह भी जान लीजिए, बुद्ध के बारे में कुछ जान लीजिए। बुद्ध के गृहत्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया तथा इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी संकलित है। तो बुद्ध के बारे में इतना बात आप जान लीजिए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29 है। इसे बताइए, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? बताइए, अशोक मौर्य का रुक्मिणीदेवी में स्तंभ में की मूर्ति द्वारा कि पीपल वृक्ष द्वारा कि बौद्ध मठ द्वारा? तो देखिए 29 का जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देखिए गौतम बुद्ध का जन्म जो है स्थान जो है अशोक मौर्य का रुक्मिणीदेवी में स्तंभ के द्वारा अंकित किया जाता है। 29 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न बताइए, प्रश्न नंबर 30 है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे बताइए। ज्ञात्रिक से, कि मौर्य से, कि शाक्य से, कि कुरु से। देखिए बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे, तो 30 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध जो थे शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहाँ हुआ था, इसे भी आप याद रखिएगा। यानी गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31 है, इसे बताइए। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई बताइए। वैशाली में, कि कश्मीर में, राजगृह में, कि पाटलिपुत्र में। तो देखिए प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगृह में सप्तवर्णी गुफा में किया गया था। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, इसे भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 31 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजित जो किया गया था राजगीर में, और किसके शासनकाल में, तो अजातशत्रु के शासनकाल में, और किसने अध्यक्षता की थी, तो देखिए इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो महाकश्यप ने की थी, इसे भी आप याद रखिएगा। ये दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। अगला प्रश्न बताइए, प्रश्न नंबर 32 है, इसे देखिए। पाँचवीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था बताइए। पाँचवीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था। अशोक ने, कि कनिष्क ने, हर्ष ने, बिंदुसार ने। तो देखिए 32 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पाँचवीं बौद्ध परिषद का आयोजन जो किया था वो हर्ष ने किया था, तो 32 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए पाँचवीं बौद्ध परिषद का आयोजन जो था हर्ष के समय में कन्नौज में किया गया था, जबकि अशोक के समय तीसरी और कनिष्क के समय चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था, इसे भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33, इसे बताइए। बुद्ध का अर्थ है बताइए। बुद्ध का क्या अर्थ होता है। ज्ञान प्राप्ति होता है, कि धर्म प्रचारक होता है, कि प्रतिभाशाली होता है, कि शक्तिशाली होता है। देखिए बुद्ध का जो अर्थ होता है वह ज्ञान प्राप्ति होता है, तो 33 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। तो बुद्ध का जो अर्थ होता है वह ज्ञान प्राप्ति होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 34 है, इसे बताइए। निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए बताइए। इनमें से कौन बौद्ध साहित्य है। त्रिपिटक है, उपनिषद है, अंग है, कि आरण्यक है। देखिए 34 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बौद्ध साहित्य जो है इनमें से त्रिपिटक है, इससे आप याद रखिए। देखिए दोस्तों त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35, इसे बताइए। बौद्ध धर्म समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, ये वर्ग थे बताइए। कौन कौन दो वर्ग थे। वणिक एवं पुरोहित थे, साहूकार एवं दास थे, योद्धा एवं व्यापारी थे, स्त्रियां एवं शूद्र थे। देखिए 35 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, स्त्रियां एवं शूद्र। अगला प्रश्न बताइए, प्रश्न नंबर 36 है, इसे देखते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे बताइए। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे। गया में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। देखिए 36 का जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन जो दिए थे वो सारनाथ में दिए थे, तो 36 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि सारनाथ जो है किसके निकट स्थित है, यानी सारनाथ किस जिले के निकट स्थित है। इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37 है, इसे बताइए। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे बताइए। धातु से बने सिक्के सबसे पहले किसके काल में प्रकट हुए थे। हड़प्पा काल में, कि उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में, मौर्य के काल में। देखिए धातु के बने सिक्के सबसे पहले बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे, तो 37 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38 है, इसे बताइए। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी बताइए। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी। प्राकृत पाठ में, कि पाली पाठ में, कि संस्कृत पाठ में, कि चित्रलेखी पाठ में। तो देखिए 38 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका भी सही होगा, पाली पाठ में। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना जो की गई थी वो पाली पाठ में की गई थी, इसे आप याद रखिएगा। देखिए पाली उस समय आम जनों की भाषा थी, बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39 है, इसे बताइए। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए। पाली में, संस्कृत में, अरमाइक में, प्राकृत में।
तो देखिए आरंभिक बौद्ध साहित्य जो है पाली भाषा में रचे गए हैं, यानी 39 का ऑप्शन नंबर ये सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40 है, इसे बताइए निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, बताइए। उपनिषद है कि वेद है कि त्रिपिटक है कि जातक है। देखिए 40 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बौद्धों का जो पवित्र ग्रंथ है वह त्रिपिटक है, तो 40 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41 है, इसे बताइए निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, बताइए। दिव्य वंदना है कि दोहा कोश है कि वज्र छेदिका है कि वाम सात पाक्षिणी है। तो 41 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए वाम सात पाक्षिणी जो है यह भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, इसे आप याद रखिएगा। यदि दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम सब डेली देखिए, हम सब जीएस से टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42 है, इसे बताइए बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है, बताइए। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है। जन्म से है कि महाभिनिष्क्रमण से है कि प्रबोध से है कि महापरिनिर्वाण से है। तो देखिए 42 का जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। देखिए बौद्ध धर्म में बुल का संबंध जो है बुद्ध के जन्म से, इसे आप याद रखिएगा। और देखिए महाभिनिष्क्रमण जो है यह घर से निकलने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और देखिए पीपल यानी बोधि वृक्ष वह ज्ञान से संबंधित है, पद चिन्ह निर्माण से संबंधित है, और स्तूप का संबंध मृत्यु से है। देखिए यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है। देखिए स्तूप का संबंध जो हो जाएगा बुद्ध के जो है यहाँ पर मृत्यु से होगा, यानी महापरिनिर्वाण से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43 है, इसे बताइए भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। यदि दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न बताइए भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। वाराणसी में, गया में, नालंदा में, तक्षशिला में। देखिए 43 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वह नालंदा में की गई थी, इसे आप याद रखिएगा। अगला बताइए प्रश्न नंबर 44 बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था। प्रबोध यानी देखिए ज्ञान होता है। बताइए बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था। सारनाथ में, बोधगया में कि कपिलवस्तु में कि राजगृह में। देखिए 44 का ऑप्शन नंबर भी सही होगा। बुद्ध को प्रबोध का जो ज्ञान हुआ था यानी जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उन्हें बोधगया में हुआ था, तो 44 का ऑप्शन नंबर भी सही होगा। अगला बताइए प्रश्न नंबर 45 बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। बताइए बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं। त्रिरत्न कहलाते हैं कि त्रिवर्ग कहलाते हैं कि त्रिमूर्ति कहलाते हैं। देखिए 45 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर जो है त्रिरत्न कहलाते हैं। देखिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म एवं संघ है। बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है, यह त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। देखिए सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की। यही त्रिरत्न बौद्ध शिष्यों का प्रमुख श्लोक हो गया था। तो देखिए वह श्लोक क्या है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो देखिए इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46 है, इसे बताइए इच्छा सब कष्टों का कारण है। बताइए इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है। बौद्ध धर्म है कि जैन धर्म है कि सिख धर्म है कि हिंदू धर्म है। देखिए 46 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला जो धर्म है वह बौद्ध धर्म है, तो 46 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म है बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, इसे भी जान लीजिए, ये भी परीक्षा में पूछ लेता है कि बौद्ध धर्म के कितने आर्य सत्य हैं। तो 4 आर्य सत्य हैं, कौन कौन है। पहला दुख है, दूसरा दुख समुदाय है, तीसरा दुख निरोध है, चौथा दुख निरोगी निरोधगामिनी है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47, इसे बताइए बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुम्बदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं। बताइए क्या कहा जाता है। स्तूप कहा जाता है कि धर्मादेश कहा जाता है, स्तंभ कहा जाता है, एकास्मक कहा जाता है।
तो देखिए 47 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर जो है इसका ए सही हो जाएगा। उसे जो है स्तूप कहा जाता है। और देखिए स्तूप को वैत्य भी कहा जाता है। इसी स्तूप को जो है यहाँ पर देखिए चैत्य कहा जाता है, वैत्य नहीं चैत्य कहा जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48 है। इसे बताइए निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। बताइए निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। उदयन की, बिंबिसार की, अजातशत्रु की, महापद्मनंद। देखिए 48 का जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए यह प्रश्न थोड़ा यहाँ पर रहेगा, निम्न में कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था। तो यहाँ पर महापद्मनंद बुद्ध के समकालीन नहीं था, बाकी उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु ये सब बुद्ध के समकालीन थे, इसे आप याद रखिए। तो 48 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यह जो था शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। इसे बताइए बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई। बताइए 483 ईसा पूर्व कि 438 ईसा पूर्व कि 453 ईसा पूर्व कि 459 ईसा पूर्व। देखिए 49 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो 483 ईसा पूर्व हुई थी। और देखिए 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई थी, ये भी जान लीजिए। इनकी जो मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई थी। इसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा गया है इनकी मृत्यु को, है इससे भी आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। देखिए दोस्तों आज का ये आखिरी प्रश्न है। इसे बताइए भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। बताइए बुद्ध के युग में कि मौर्य काल में कि गुप्त काल में कि पश्चिम मौर्य काल में। तो देखिए यहाँ पर 50 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए भारतीय इतिहास के निम्नलिखित यानी देखिए बुद्ध के युग में जो है क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। तो 50 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। तो दोस्तों आज का ये आखिरी प्रश्न था। आज हम जो है 50 जीएस से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़े हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर दीजिएगा। तो आज बस इतना ही, अब मिलते हैं अब कल। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार।